Now there is a little bit about the cleaning of membrane. Basically, it should not be covered in this section because I actually was intending कि मेरी कोशिश थी कि membrane fouling ही ना हो, फॉलिंग हो तो बहुत काम हो तो अब, लेकिन क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स, क्लीनिंग इज पार्ट ऑफ द आरओ सिस्टम है कि कभी ना कभी तो वो फॉलिंग होगी। तो जिस तरह हम मॉनिटर करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी के आपके जितने फिल्टर्स लगे हुए हैं, सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं, तो हर फिल्टर के अक्रॉस आपका आपने प्रेशर गेज लगानी है। यानी कि सैंड फिल्टर लगा हुआ है, इसके इनलेट पे भी आउटलेट पे भी। आगे एक्टिवेटेड कार्बन लगा हुआ है तो सैंड फिल्टर के आउटलेट वाली वो इनलेट की हो जाएगी एक्टिवेटेड कार्बन की, और आउटलेट एक्टिवेटेड कार्बन पे भी। तो अब हमने इसी तरह डेल्टा पी मेजर करना है क्रॉस द फिल्टर। तब किसी भी फिल्टर के क्रॉस 0.5 बार डेल्टा पी बढ़ जाए, अगर स्टार्ट किया आपने सपोज डेल्टा पी 0.7 था, और जब एक ये 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसका 0.5 बढ़ गया है, यानी कि ऑलरेडी डेल्टा पी 0.8 था जब सर्विस में लाए, तो अगर वो 1.3 हो गया है तो फिर आप उसको बैक वॉश करेंगे। तो वो डेल्टा पी इज द फैक्टर जो फिल्ट्रेशन में हमें बताता है कि हमने फिल्ट्रेशन कब करनी है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो कि इंटरनेशनली फॉलो की जाती हैं, कि अगर आपका 10% फ्लो ड्रॉप हो जाए प्रोडक्ट का, या आपका 5 से 10% सॉल्ट पैसेज इंक्रीज कर जाए, ये वो तीन कंडीशन है। परमिएट फ्लो कम हो जाए, या सॉल्ट प्रेशर बढ़ जाए, या नॉर्मलाइज प्रेशर ड्रॉप जो है वो बढ़ जाए, तो उसको भी क्लीनिंग ड्यू हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कंडक्टिविटी प्रोडक्ट की जो है 10 आ रही थी, या टीडीएस 10 आ रहे थे, वो 20 तक भी आ रहे हैं, हम चलाई जाते हैं। जब तक मेम्ब्रेन्स को हम उस वक्त तक क्लीन नहीं करते, कोशिश करते हैं कि यार जितना टाइम गुजर सकता है उसको गुजारते जाएं। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी हमारे ये जो प्रिलिमिनरी कंडीशन जो को इस वक्त आपको डिस्प्ले हो रही हैं, कि आपका फ्लो कम हो या सॉल्ट पैसेज इंक्रीज हो, तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर प्लांट्स को उन कंडीशन पे ऑपरेट करेंगे, तो नीचे जरा मैंने रेड करके लिखा है कि फिर क्लीनिंग के बाद वो नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर नहीं होगी। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, बेहतर है कि आपका जो 10 to 15% का वेरिएशन है, आप 15 से 20 तक चले जाएं, इससे ऊपर ना जाएं। यानी कि अगर आपका फीड प्रेशर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट 10 बार है, अगर वो 12 हो जाता है फीड प्रेशर, तो दैट इज अलार्मिंग। आपको जैसे ही डेटा लॉग देखेंगे, मैनेजर जो है उनको देखना चाहिए डेटा लॉग, वो देखेंगे अपनी लॉग शीट में फीड प्रेशर जो आरओ का मेम्ब्रेन फीड प्रेशर है, उससे आप देखें कि यार ये प्रेशर बढ़ रहा है, कि 20% पे जाने से पहले पहले आप क्लीनिंग प्लान कर लें, आप ऑपरेटर्स के ऊपर ना छोड़ें। इसी तरह फ्लो को देखें, मॉनिटर करें। मे बी कि एक शिफ्ट में अगर इंजीनियर है, तो अगर वो एक दफ़ा मॉनिटर कर लेगा इस शीट को, तो वो अपने यूटिलिटी इंजीनियर को या ऑपरेटर को वो बेहतर अंदाज में गाइड कर सकेगा, और उसको खुद भी अवेयरनेस होगी कि जी मैंने इसको क्लीनिंग को प्लान करना है। ये अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग ऑपरेटर के ऊपर रहेंगे, और ऑल ऑफ सडन यू विल गेट ए न्यूज के पावर प्लांट में तो ये हो गया, एंड इट सिस्टम इज डाउन फॉर द कपल ऑफ आवर्स या कपल ऑफ डेज। तो बेहतर है कि आप उसकी कंटिन्यूस डाटा रिकॉर्डिंग करें। जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें मैंने देखा है, और अच्छी कंपनीज हैं, नेस्ले, या नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो अच्छे कंपनी सिस्टम लगाए हुए हैं, उन्होंने अपना डाटा लॉग सारा सिस्टम जीसीएस पे रखा हुआ है, और ये सारे ट्रांसमीटर्स और रिकॉर्ड वगैरह वो उस पर कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फॉलेंट कौन कौन से होते हैं जी मेम्ब्रेन में? जो फॉलिंग होती हैं वो किस किस्म की होती हैं? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो फॉलिंग क्रिएट करती हैं। ये हम इनकी जो है, जिस तरह इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। ये जो स्केलिंग है कैल्शियम की, ये एसिड क्लीनर से आप इसको, एसिड बेस्ड जो क्लीनिंग केमिकल हैं उनसे आप, या एसिड से इसको डिजोल्व करके रिमूव कर लेते हैं। जो सरफेस पे डिपॉजिट हुई हैं, जब आप एसिड पीएच उसकी लो करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाती हैं, और वो रिजेक्ट में सारी चीज़ें चली जाती हैं। इस तरह आयरन फॉलिंग है। फिर इनऑर्गेनिक कोलाइडल है, सिल्ट है, जिस तरह कुछ सस्पेंडेड सॉलिड है आपका, या बायोफिल्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, या ऑर्गेनिक्स है।
ये आपके फर्स्ट एलिमेंट्स में आएंगे, फर्स्ट स्टेज के शुरू के एलिमेंट्स में। इसको आप हाई पीएच के ऊपर केमिकल, जो हाई पीएच केमिकल डोजिंग के साथ वो इसको कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेन चीज मैंने आपको बताया, जब जो इरिवर्सिबल फाउलिंग है वो है ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच इज क्लोरीन। अगर आपकी फ्री क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट या ओजोन मेम्ब्रेन में चली जाती है, रिएक्ट होती है, तो वो इरिवर्सिबल जो है, इरिवर्सिबल आपका डैमेज कॉज करेगी और वो मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस रिस्टोर नहीं होगी। ये थोड़ी सी मैंने दिखाया है कि फीड स्पेस जब बायोफॉलिंग होती है, अब जो मेम्ब्रेन है बेसिकली वो रोल हुई है, एक 8 इंच की मेम्ब्रेन है या 4 इंच की है, तो वो एक शीट रोल हुई है। यू कैन सी कि जी कि ये स्पेसर जो है उसके दरमियान ये जब फाउल हो जाएंगे इसमें से तो पानी नहीं पास होगा, तो आपका फ्लो कम हो जाएगा। यू नीड टू क्लीन दिस। ये सम ऑफ द कंडीशन विच आई हैव शोन यू कि जब फाउलिंग होती है तो किस तरह से मेम्ब्रेन्स का जो इंटरनल है वो कैसा आपको नजर आता है। जब ये फीड स्पेसर के लिए बताया है, ये थोड़ा सा आपको ये चीजें क्लियर करेंगी कि फाउलिंग में किस तरह की ये अब मेम्ब्रेन डैमेज होगी परमिएट बैक। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब आप जब प्रोडक्ट का फ्लो लेते हैं ना जी, प्रोडक्ट के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर बैक प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं ना मैं प्रोडक्ट वाटर को 10-20 मीटर ऊपर ले जाऊं या 30 मीटर ऊपर ले जाऊं, तो ये प्रेफर ना करें, क्योंकि जब पानी स्टेगनेंट होगा, आरओ नहीं चल रहा होगा, तो वो 30 मीटर हाइट पे अगर आप पानी लेके जा रहे हैं तो 30 मीटर मीन 3 बार, तो 3 बार का बैक प्रेशर मेम्ब्रेन पे पड़ेगा। जब मेम्ब्रेन पड़ेगा तो उसकी लीफ खुलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप प्रोडक्ट वाटर स्टोरेज टैंक बनाते हैं तो बहुत मजबूरी हो तो कोई 10 मीटर या 5 मीटर तक की हाइट पे जाएं, उससे ज़्यादा हाइट पे ना जाएं। और अगर आपने अदरवाइज अंडरग्राउंड टैंक या ग्राउंड लेवल पे टैंक रख के वहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा करें ताकि बैक प्रेशर मेम्ब्रेन पे ना हो। और इसमें एक और भी चीज़ है कि बैक प्रेशर को अवॉइड करने के लिए अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर आप इसमें नॉन रिटर्न वॉल भी प्रोडक्ट साइड पे लगाएं, देखिए वाटर का वो जो फ्लो है, वो जो प्रेशर है बैक प्रेशर, वो सिस्टम पे ना आए और मेम्ब्रेन जो है वो खराब नहीं हो। दीज आर सम कंडीशंस कि जिसमें आपको एन कैप पुश्ड ऑफ के जो आपका हाई प्रेशर, जब आपका फीड प्रेशर बढ़ता है, मेम्ब्रेन स्केल अप होती हैं, तो ये डिफरेंट कंडीशंस मैंने दिखाई हैं। एट टाइम्स जब मेम्ब्रेन अंदर से बहुत स्केल अप हो जाती है तो उसकी बाहर जो फाइबर ग्लास का रैप है वो भी ब्रेकेज में आ जाता है। और फिर ये वो चीज़ें हैं कि अभी पाकिस्तान में इतना हमें नहीं है, कुछ लोग इसको रैपिंग दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो या इंटरनेशनली भी ये प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि आप मेम्ब्रेन को दोबारा रैप करके उस प्रेशर वेसल में दोबारा चलाएं। दैट इज शोइंग के स्पेसेस जो हैं ये उसमें यही आपको स्केल नजर आ रहे हैं सारे, ये एरो जो मैंने लगाया इसका। अब इसमें थोड़ा सा हम आ जाते हैं पीएच रेंज, टेम्परेचर लिमिट ड्यूरिंग क्लीनिंग। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, ये एक मैंने डाउ की मेम्ब्रेन्स को चूज किया है क्योंकि आज मैंने किसी एक मैन्युफैक्चर का डाटा तो ये उठाना था कि जिसको मैं आपको गाइड कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट द स्कॉलर और रिसर्चर के मैंने ये कोई मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी मैंने नहीं डेवलप की। आई एम बाउंड टू गेट द डाटा ऑफ अदर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द सिस्टम। तो उसमें आप देखिएगा कि जो हमारी टैप वाटर मेम्ब्रेन है, जो भी एनएफ मेम्ब्रेन है, ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन है, अगर इसमें हम देखें तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो लिमिट है हर एक केस में 45 डिग्री है। हम 45 डिग्री से नहीं जाएंगे। जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हो तो क्लीनिंग टैंक में आप सोल्यूशन बनाते हैं और वो सोल्यूशन मेम्ब्रेन के क्रॉस रिसर्कुलेट हो रहा होता है। अब जब वो रिसर्कुलेट हो रहा होता है तो पंप के थ्रू उसकी जब उसको एनर्जी मिलती है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो उस केस में भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो क्लीनिंग के दौरान जो है वो ड्यूरिंग क्लीनिंग आवर टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन 45 डिग्री से ज़्यादा ना जाए। नॉर्मली हम चाहते हैं कि मेम्ब्रेन जो है लेस देन 40 डिग्री तक टेम्परेचर तक ऑपरेट हो, क्योंकि अगर कोई में कोशिश करना चाहिए, अगर वेल वाटर है तो उसमें तो नॉर्मली टेम्परेचर आता ही 27 से लेके 32 डिग्री तक है। सऊदी अरब में
कि ऐसे में मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे टेम्परेचर 70-80 डिग्री तक भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम कंडीशन हो कि जहाँ टेम्परेचर फीड का वेरी करता है, तो हमें उसमें टेम्परेचर को भी साथ टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी लगा लेने चाहिए फीड पे, जहाँ पे हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, और उसको इंटरलॉक कर लेना चाहिए कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े 44 पे सेट कर लें, 42 पे कर लें, तो वो प्लांट शट डाउन हो जाए ताकि मेम्ब्रेन डैमेज ना हो। तो दीज आर द वर्किंग कंडीशन। इसको हमने डिफरेंट पे किया कि अगर आपका 45 डिग्री है तो उसके ऊपर आपका जो है ये पीएच रेंज 1 to 10.5 के करीब है, और अगर 35 है 1 to 12 है, अगर उसका टेम्परेचर 25 है 1 to 13 है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, क्योंकि आयंस का बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट टेम्परेचर और पीएच रेंज पे उसका हमने उसके मुताबिक, जब भी आप क्लीनिंग करने लगे कम से कम आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए किस टेम्परेचर पे मैं क्लीनिंग करने जा रहा हूँ, क्या इसकी पीएच है। ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैंने अपने एक सिस्टम की दिखाने की कोशिश की है। इसमें इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वी हैव अंडरग्राउंड, वी कैन हैव अंडरग्राउंड and above ground storage tank. From here we take the water, and there are two filter feed pumps. One is working, one is standby. This is the sand filter, and then we may have the activated carbon filter. और उसके बाद अगर हम एसिड डोजिंग है इसके बाद रिक्वायर्ड है तो एसिड डोजिंग करेंगे, और एंटी स्केलेंट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ऑल केसेस। लेकिन जो डोमेस्टिक में हम समटाइम्स एंटी स्केलेंट को स्किप करके छोटे प्लांट्स में यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी लगा देते हैं। और ये जो सैंड फिल्टर है बेसिकली ये सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है अप टू 20 माइक्रोन, और जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है ये हमारा ऑयल ट्रेसेस जो हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्डर है, इस किस्म की कॉजिंग कंपाउंड जो हैं वो, और फ्री क्लोरीन है उसको रिमूव करता है। और एसिड डोजिंग हम सिस्टम के डिज़ाइन की, अगर रिकवरी ज़्यादा कर रहे हैं सिस्टम की तो हमें एसिड डोजिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये डिज़ाइनर का प्रीव्यू है कि उसने कितने आपको एसिड डोजिंग सजेस्ट करनी है डिज़ाइन में कि नहीं करनी, लेकिन नॉर्मली एसिड डोजिंग गिव ए गुड इम्पैक्ट। और वो डिज़ाइन प्रोजेक्शन जिस सॉफ्टवेयर में हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो हमें खुद ही कंसंट्रेशन फैक्टर से बता देता है कि यहाँ एसिड की रिक्वायरमेंट है, आप पीएच लो करें या हाई करें। नॉर्मली लो करनी पड़ती है। इसके बाद हम जब एक्टिवेटेड कार्बन, या मैंने जिस तरह सैंड फिल्टर में या मल्टीमीडिया में बताया कि अप टू 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स आप रिमूव कर सकते हैं, और फिर हमने ये इसमें एक्टिवेटेड में हमने रिमूव कर लिया क्लोरीन फ्री क्लोरीन कर लिया, ऑर्गेनिक ऑयल एंड गैस ऑयल सॉरी और ट्रेसेस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स या जिस तरह की वो एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद फिर हम लगा देते हैं 5 माइक्रोन फिल्टर, एंड सम केसेस 1 माइक्रोन लगा देते हैं। अब होता ही है कि जो हमारी पीछे जितनी फिल्ट्रेशन हो रही है वो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करेगी अप टू 20 माइक्रोन तक मैक्सिमम। जो 20 माइक्रोन से छोटे साइज के होंगे वो सैंड फिल्टर और एक्टिवेटेड तो खैर फिल्ट्रेशन करता नहीं है, तो वो पास हो जाएंगे। तो अब हमने क्योंकि एसटी अचीव करनी है लेस देन 3, तो हमने अब कार्ट्रिज फिल्टर 5 माइक्रोन और 1 माइक्रोन का इसलिए लगाया कि हम इसकी एसडीआई को इम्प्रूव कर सकें, और ये मेम्ब्रेन की ये जो फीड वाटर यहाँ पे अब जाना है तो उसकी एसडीआई कम हो। तो ये प्री ट्रीटमेंट जो जितना पीछे अच्छा होगा, और यहाँ पे कार्ट्रिज फिल्टर के बाद अब दिस जितना प्री ट्रीटमेंट कार्ट्रिज फिल्टर तक है ये सैंड एक्टिवेटेड, ये इट इज nowadays being replaced by UF as well। मैं आपको ये ब्लॉक्स है जहाँ मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कार्ट्रिज फिल्टर से पीछे डाउन स्ट्रीम जो है जितना भी ट्रीटमेंट है वो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी इस ऑप्शन को कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जब देखना है जी कि मैंने फिल्टर को बैक वॉश कब करना है, अब ये फिल्टर के इनलेट पे और आउटलेट पे आपका प्रेशर गेजेस लगी हुई हैं। या तो आप डेल्टा पी ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा लें। डेल्टा पी जब 0.5 से सर्विस में आया तो एक उसका इनलेट आउटलेट प्रेशर आ गया। जब डेल्टा पी 0.5 से बढ़ा तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, अगर नहीं तो मैनुअल लॉग में आपके पास होगा। आप अपने यूटिलिटी इंजीनियर को, ऑपरेटर्स को पूछ भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि भाई इसका डेल्टा पी 0.5 हो गया, आप इसको बैकवॉश क्यों नहीं किया। जब बैकवॉश नहीं करेंगे तो वो सारे सस्पेंडेड सॉलिड आगे ही जाएंगे क्यूमुलेट होके। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। अब उसके बाद हमने कार्ट्रिज फिल्टर हाउसिंग है।
अब कार्ट्रिज फिल्टर कब रिप्लेस करने हैं? मैंने अक्सर देखा है कि लोगों का इंप्रेशन ये होता है कि जी कि आपके कार्ट्रिज फिल्टर जो है बहुत जल्दी चोक हो रहे हैं और उसकी रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो दैट शुड नॉट बी ए कंप्लेन, दैट शुड नॉट बी ए कंप्लेन कि जी के किसी भी सप्लायर से आप कार्ट्रिज फिल्टर ले रहे हैं और वो जल्दी चोक हो रहे हैं, दैट इज होल्डिंग योर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मतलब कि जो सस्पेंशन उसमें आ रही है तो इट मीन इट इज मोर एफिशिएंट। आपका प्री ट्रीटमेंट में जो आपका रॉ वाटर में पानी पड़ा हुआ है वो उतार के, तो फिर अभी आपका मेरे दोस्त को कॉल वाटर में शायद आ रहे हैं जो 20 माइक्रोन से कम है, वही कार्ट्रिज फिल्टर रिमूव कर रहा है। तो इसके बाद जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईडी है, मोस्ट ऑफ द पीपल दिस पीएनआईडी ऑफ द सिस्टम। तो ये 2 स्टेज सिस्टम है, इसमें कार्ट्रिज फिल्टर के क्रॉस भी प्रेशर गेजेस हैं। इसका भी जैसे ही डेल्टा पी 0.5 बार से ज्यादा बढ़ेगा तो वो हमें कार्ट्रिज फिल्टर की रिप्लेसमेंट करनी है। और यहाँ पे जो प्रेशर गेज एक में हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, और हाई प्रेशर पंप के बाद हमारे इसमें इधर प्रेशर गेज एक ये लगी हुई है फीड पे और एक रिजेक्ट पे लगी हुई है। तो ये डेल्टा पी शो कर रही होती है। और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्ट पे पीएच, कंडक्टिविटी एंड फ्लो मीटर, और रिजेक्ट पे भी इस तरह फ्लो मीटर लगाया होता है टू मॉनिटर द सिस्टम। और ये हमारे क्लीनिंग सिस्टम क्योंकि सेपरेट है, जब भी क्लीनिंग करनी होती है तो आप या तो आप फिक्स रिजिड सिस्टम भी साथ उसके लगा सकते हैं, या आप मोबाइल सिस्टम भी रख सकते हैं कि ट्रॉली बेस, उसके ऊपर आप केमिकल टैंक और उस सिस्टम के पास ले जाके उसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ये उसका ज़रा मैंने 2 सेक्शन में व्यूज़ दे दिया है। आपको पीएनआईडी सेम है जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाई थी कि फर्स्ट में आपको प्री ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें स्टोरेज टैंक, पंपिंग, फैन फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। और ये जो उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है एसिड डोजिंग, एंटीस्केलिन, इट्स अ बिट ब्रॉडर व्यू, और इसको थोड़ा बड़ा